हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अपन आ गए अपने अगले लेक्चर के ऊपर, जिसमें अपन डिसीजन मेकिंग के रिमेनिंग क्वेश्चंस को करेंगे कवर और अपना हो जाएगा चैप्टर कंप्लीट। एंड देन फाइनली वी कैन मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज प्राइसिंग डिसीजंस। प्राइसिंग डिसीजन अपन कल के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, बट उसके पहले आज कंप्लीट कर लेते हैं जो अपने बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको। उसके पहले आई होप आपने कल का जो टेस्ट था उसको किया होगा सॉल्व, और आपके उसकी वजह से हो जाते हैं आरटीपी, एमटीपी और पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस भी कवर, यानी कि आपका कंप्लीट कवरेज हो चुका है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का फ्रॉम दिस चैप्टर। उसके अलावा कुछ एडिशनल क्वेश्चंस जो मैंने लिए थे ओल्ड सिलेबस से, जो मुझे लगता है कि अपने रेलेवेंट बैठते हैं एज पर आर टॉपिक्स एंड एज पर आर गिवन क्वेश्चंस बाय द आईसीएआई। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यहाँ पर ऐड किए थे, जिसमें कुछ ऐसे फॉर्मूलेज मैंने आपके साथ डिस्कस किए जो कि अपने स्टडी मटेरियल में कवर्ड नहीं है, जस्ट टू गिव यू अ हिंट ऑफ दिस फॉर्मूला एंड उसको कैसे यूज करते हैं। उसके अलावा बाय रेयर चांस अगर आपके एग्जाम में वो आ जाता है तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे। ओके उसके बाद अब अपन स्टार्ट करते हैं अपने रिमेनिंग 6 क्वेश्चंस जो आईसीआई ने दिए हुए। फाइनली अपना ये चैप्टर आज होने वाला है कंप्लीट। ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन इज योर। फर्स्ट क्वेश्चन आप एक बार कर लीजिए रीड, देन लेट्स डिस्कस इट एंड देन फिर अपन चलेंगे इसके सोल्यूशन पे। आई थिंक आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा रीड। अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। एस नाम का पर्सन है जो मैनेज कर रहा है स्कूल कैंटीन, जहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 1600 स्टूडेंट्स आते हैं। ये कैंटीन नोएडा में है। उसके बाद यहाँ पर बोला है करंट कैश पेमेंट सिस्टम में इनको 3 क्लर्क्स की ज़रूरत पड़ती है, जिन्हें 4 घंटा काम करना पड़ता है इन 1 डे। ये लोग 240 डेज इन अ ईयर वर्क करते हैं और 3 क्लर्क्स है जिनको 90 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से पे किया जाता है। एस कंसिडर कर रहा है वायरलेस कैश मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जहां पर स्टूडेंट को सिर्फ स्वाइप करना पड़ेगा उसका आईडी कार्ड फॉर मेकिंग द पेमेंट। सिस्टम को सेटअप करने के लिए इनका कॉस्ट रहेगा 1,25,000 और उसके बाद ईयरली ऑपरेशनल कॉस्ट इनका रहेगा 36,000 रुपीज़। एस को लग रहा है कि अब ये सिर्फ एक क्लर्क के साथ मैनेज कर पाएंगे अगर ये लोग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं तो। अपने को एडवाइस करना है इसको ऑन द चॉइस ऑफ अ प्लान कि उनको वायरलेस कैश मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना चाहिए या फिर जो उनका एग्जिस्टिंग प्लान है उसके साथ ही कंटिन्यू करना चाहिए। अपने को अज्यूम करना है 5 ईयर्स का लाइफ है WCMS का, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी को करना है इग्नोर। तो यहाँ पर अपने को कैलकुलेशन शो करना पड़ेगा टू सपोर्ट आवर आंसर, बट दैट इज नॉट आवर सोल्यूशन। द सोल्यूशन इज एडवाइस जो अपन इसको देने वाले हैं, जिसमें अपना फाइनेंशियल पार्ट तो आ ही जाता है, बट नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस अपने को यहाँ पर मेंशन करने होंगे। एंड देन एट लास्ट वी हैव टू गिव अ कंक्लूजन, राइट। सो नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो एक बार कर लेते हैं डिस्कस, फिर अपन चलेंगे फाइनेंशियल पार्ट पे। So the first point which they should consider in the non-financial factors is human connection. ह्यूमन कनेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर अपने को रिलेशनशिप बिल्ड करना है बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कस्टमर्स। यहाँ पर स्कूल कैंटीन एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह वर्क करता है और स्टूडेंट्स उसके कस्टमर्स होते हैं। तो यहाँ पर रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, ये ह्यूमन कनेक्शन लेके आने के लिए इन क्लर्क्स का वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अगर अपन लोग WCMS को इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो ह्यूमन कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। WCMS वायरलेस है ना, तो उसकी वजह से कनेक्टिविटी इश्यूज हो सकते हैं, जहाँ से पेमेंट फेलियर्स होना, ट्रांजैक्शन फेलियर्स होने जैसे प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। सो यहाँ पर इन प्रॉब्लम्स की वजह से अगर कस्टमर सेटिस्फैक्शन अपना हैम्पर होता है तो फिर अपने को डिसीजन लेना चाहिए कि वी शुड नॉट इम्प्लीमेंट WCMS, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फैक्शन हैम्पर नहीं होना चाहिए। उसके अलावा एक और पॉइंट जो उनको कंसिडर करना चाहिए वो ये है कि अगर कोई स्टूडेंट अपना ID कार्ड घर पे भूल जाता है और या फिर वो खो देता है अपना ID कार्ड, तो फिर पेमेंट कैसे करेगा और उसके अंदर कैश बैलेंस वो कैसे लोड कर सकता है अगर उसके पास बैलेंस कम अवेलेबल है तो।
इस तरह के सारे फैक्टर्स कंसिडर करेंगे और फिर लास्ट में अपने को डिसीजन लेना है वाइल कंसिडरिंग दीज नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स एंड एज वेल एज फाइनेंशियल फैक्टर्स। तो फाइनेंशियल कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पूरा कैलकुलेशन शो किया है, सबसे पहले फैक्ट्स मेंशन किए और उसके बाद अपना सोल्यूशन निकाला है। तो अपने को सिस्टम इम्प्लीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको इवैल्यूएट करना है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि अपन हर सिनेरियो का टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करें और फिर उसको कर लें कंपेयर। बट ये इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि वो रेलेवेंट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन को कंसिडर नहीं करके सारा ही कॉस्ट इन्फॉर्मेशन कंसिडर करता है, राइट। बट अपन इस चैप्टर के अंदर सिर्फ रेलेवेंट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन को ही कंसिडर करते हैं। तो इसलिए अपन जिस तरह से सॉल्व मैंने किया है उस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कॉस्ट ले लेंगे। अगर अपन सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं तो अपना एडिशनल कॉस्ट क्या रहता है, तो डेफिनेटली अपन यहाँ पर सिस्टम को सेटअप करने का कॉस्ट पे करेंगे, वो है 1,25,000 रुपीज़। उसके बाद अपना ऑपरेटिंग कॉस्ट भी रहता है 36,000 का। ये 36,000 अपना एनुअल कॉस्ट है और इसको अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा 5 ईयर्स के लिए, तो इंटू 5 करेंगे, ये आता है 1,80,000। उसके बाद अगर सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगे तो सेविंग्स जनरेट होगा अपना 2 क्लर्क का सैलरी। ये 2 क्लर्क का सैलरी अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए अपन मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं कुछ चीज़ों का। सबसे पहले अपने को बोला है 2 क्लर्क्स हैं, उनको पे कर रहे हैं 90 रुपीज़ पर आवर के बेसिस पे, तो 2 × 90 किया और ये वर्क करते हैं 4 घंटे। सो 2 × 90 × 4 इसको निकालना है, ये एक दिन का हुआ, इसको करना है अपने को 240 डेज़ के कैलकुलेशन के लिए। सो इंटू 240 करेंगे और फिर ये हुआ 1 साल का कैलकुलेशन। अब इसको करना है इंटू 5, तो 5 साल का हो जाएगा। ये आपका सेविंग आया 8,64,000 और कंपैरिजन के बाद नेट बेनिफिट आपका निकला है 5,59,000। अब ICAI ने जो सोल्यूशन किया है वो उन्होंने टोटल कॉस्ट निकाल के कंपेयर करके और नेट बेनिफिट को निकाला है, जो कि आइडियली करना नहीं चाहिए बट उन्होंने किया हुआ है। सो अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है और आपको याद आ जाता है कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है अपने स्टडी मटेरियल से, तो डेफिनेटली आप उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। बट अगेन ये वाला जो सोल्यूशन है वो रेलेवेंट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन को कंसिडर करते हुए ही सॉल्व करता है, इसलिए ये ज़्यादा एडवाइसेबल है या रिकमेंडेड है कि आप इसको यूज़ करते हुए सॉल्व करें। तो आपको याद होगा जब रेलेवेंट कॉस्ट का मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा था तो मैंने आपके साथ एक एग्जाम्पल लिया था और वो एग्जाम्पल था लेबर इंटेंसिव वर्सेस मशीन इंटेंसिव या फिर कैपिटल इंटेंसिव। अपने को अगर डिसाइड करना है कि वी शुड गो फॉर लेबर इंटेंसिव और वी शुड गो फॉर मटेरियल इंटेंसिव, तो इसमें अपना डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट अपन कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे। अगर वो दोनों जगह पर सेम रहता है तो डेफिनेटली वो अपने लिए अपने कैलकुलेशन के लिए इररेलेवेंट हो जाता है और वो इररेलेवेंट हो जाता है ना, इस वजह से अपन ने उसको कंसिडर नहीं किया था। तो यहाँ पर भी तो अपन वही कर रहे हैं, एक क्लर्क का जो सैलरी है वो तो दोनों ही सिनेरियोज के अंदर है, तो उसको अपने को कंसिडर करना ही नहीं चाहिए। ये रेलेवेंट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए मैंने सोल्यूशन किया है, बट आपको लेके चलता हूँ ICAI के सोल्यूशन पर और वो भी दिखा देता हूँ। सो ये रहा ICAI का सोल्यूशन। इसमें इन्होंने सबसे पहले कैलकुलेशन किया है तीनों क्लर्क्स का सैलरी, जिसमें उन्होंने निकाला है 12,96,000। सिंपल सा कैलकुलेशन है, 3 × 90 × 4 × 240 × 5। उसके बाद WCMS को इम्प्लीमेंट करते हैं तो टोटल कॉस्ट क्या रहता है वो भी कैलकुलेट किया है, 1,25,000 प्लस 36 × 5 36,000 × 5 या 1,80,000। टोटल होता है आपका 3,05,000 और एक क्लर्क का सैलरी आपको निकालना है। तो एक क्लर्क का सैलरी आप सिंपली निकाल सकते हो 1296 को 3 से डिवाइड करके, ये आपका आएगा 4,32,000। सो 4,32,000 प्लस 3,05,000 इज 7,37,000। जब आप इसको कंपेयर करोगे 1296 के साथ में तो आपका 5,59,000 का सेविंग दिखेगा। सेविंग तो अपना दोनों ही तरह से सेम दिखने वाला है, कोई सा भी आप मेथड यूज़ करेंगे तो सेविंग सेम ही रहेगा, बट वो वाला मेथड अभी भी मैं आपको ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। उसके अलावा इन्होंने नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस के बारे में लिखा है, जहाँ पर उन्होंने वही सारे पॉइंट्स लिखे हैं जो अपन ने डिस्कस किए। एक बार मैं आपके साथ रीड कर लेता हूँ। इन्होंने यहाँ पर कहा है WCMS इज़ मोर एफिशिएंट बट रिजिड। यहाँ पर स्टूडेंट अगर भूल जाता है या फिर ट्रांजैक्शन फेलियर हो जाते हैं तो पेमेंट नहीं हो पाएगा। उसके अलावा यहाँ पर हो सकता है कि उसके पास इनफ कैश हो नहीं टू मेक द पेमेंट। ऑटोमेटेड सिस्टम्स इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर सकते अच्छे से और अपने पास इस वजह से क्लर्क का होना ज़रूरी है। क्लर्क होने की वजह से अपन फ्लेक्सिबिलिटी ऐड करते हैं और ह्यूमन एस्पेक्ट को भी ऐड करते हैं, जिसको अपन क्वांटिफाई नहीं कर सकते, राइट।
तो ये सारे फैक्टर्स को इन्होंने कंसिडर करते वक्त इनका आंसर लिखा है। लास्ट में इनका आया कंक्लूजन, जहाँ पर ये लोग सबसे पहले फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं कि इट इज़ मोर कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि 5,59,000 का सेविंग हो रहा है, बट आपको नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। सो ये आपका कंक्लूजन हो जाता है और आपका आंसर ये हो जाता है। सो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। इसको नोट करते वक्त आपको साइड में या फिर नीचे एक नोट डालना है, जहाँ पर आपको लिखना होगा कि ICI हैज सॉल्व दिस क्वेश्चन इन अ डिफरेंट मैनर, दे हैव कैलकुलेटेड द टोटल कॉस्ट अंडर बोथ सिनेरियोज एंड हैव कंपेयर्ड द सेम टू फाइंड आउट द नेट बेनिफिट ऑफ 5,59,000। ओके, सो ये आपको नोट डालना है ताकि आपको वो ध्यान रहे ICI ने उस तरह से किया हुआ है। इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो आई थिंक आपने आंसर लिख लिया होगा। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 को आप अच्छे से एक बार रीड कीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको डिस्कस करते हुए ही अपन सोल्यूशन कर लेंगे इसका। एक बार क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। आयला नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्लानिटेरियम स्टेशन रन करता है न्यू दिल्ली में। इस स्टेशन का स्ट्रेंथ ये है कि ये लाइव इंटरेक्शंस और प्रोग्राम्स रखता है इसके विजिटर्स के लिए, जिसमें जनरली स्टूडेंट्स होते हैं, एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, और ये जनरली एक्टिव रहता है विद प्रोग्राम्स फॉर स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स या फिर एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स के लिए। इनका एक की अट्रैक्शन है बिग स्क्रीन IMAX थिएटर। इसके बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, IMAX सिनेमा और IMAX थिएटर के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। उसके बाद इन्होंने बोला है
कि एवरेज आईमैक्स शो में 120 विजिटर्स आते हैं, 50 चिल्ड्रन 70 एडल्ट्स। टिकट प्राइस ये लोग रखते हैं 160 रुपीज़ फॉर चिल्ड्रन एंड 200 फॉर अडल्ट्स। आइला ने एस्टिमेट किया है कि इनका रनिंग कॉस्ट जो रहता है पर आईमैक्स शो वो 10,000 रहता है, और एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट ये लोग एलोकेट करते हैं 7500 के टू ईच शो बेस्ड ऑन एनुअल एस्टिमेट ऑफ नंबर ऑफ आईमैक्स शोज। होबार्ट स्कूल नाम का एक स्कूल है जिसने अप्रोच किया है आइला को अबाउट स्केड्यूलिंग एन एक्स्ट्रा शो फॉर क्लास 8 स्टूडेंट्स। यहाँ पर 100 स्टूडेंट्स आएंगे, 5 टीचर्स आएंगे जो कि स्पेशल शो को देखेंगे, प्लैनेट्स एंड सोलर सिस्टम। ये जनरली शो भी कर रहे हैं अभी प्लानिटेरियम में। स्कूल ने बोला है आइला को कि आप प्राइस कोट कीजिए, ये स्पेशल शो सुबह 8:30 बजे रखा जाएगा जब ये आईमैक्स यूजुअली ओपन नहीं होता है, तो अपने को मिनिमम अमाउंट कोट करना है। अब डेफिनेटली इस पूरे क्वेश्चन के अंदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के नाम पे अपने पास ज़्यादा कुछ है नहीं। अपने को बोला है कि एक तो ऐसे टाइम पे शो को रखना है जब और कुछ है ही नहीं, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो कुछ भी नहीं है। उसके अलावा कॉस्ट भी अपने को डायरेक्टली दिया हुआ है। फिक्स्ड कॉस्ट तो अपने लिए हो जाता है इररेलेवेंट, और बाकी रनिंग कॉस्ट जो होता है वो अपने लिए हो जाता है रेलेवेंट। तो मिनिमम कोट अपन 10,000 का कर सकते हैं। बट यहाँ पर अपने को पूछा है रिकमेंडेशन, तो रिकमेंडेशन पूछा है यानी कि अपन अपना अमाउंट भी बताएंगे, उसके अलावा अदर कंसिडरेशन जो अपने को फैक्टर में लेने चाहिए वो भी अपन बताएंगे, सजेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब अपना मेन मोटिव है कि अपन स्टूडेंट्स के लिए इन शोज़ को रखते हैं या कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए या फिर एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स के लिए इन शो को रखते हैं, तो अगर अपन मिनिमम प्राइस पर इस तरह का एक थिएटर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, तो उसका अफेक्ट क्या पड़ेगा स्टूडेंट्स के ऊपर वो अपने को देखना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ अ ह्यूमन साइड ऑफ द प्लानिटेरियम। उसके अलावा इनको कुछ फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए, जैसे कि कुछ गिफ्ट शॉप अगर है प्लानिटेरियम के अंदर तो उसको ओपन रख देंगे, ओके, सूवेनीर्स ले जाने के लिए। सो स्टूडेंट्स आएंगे वो कुछ ना कुछ परचेज कर लेंगे। अगर कोई कैंटीन हुआ वहाँ पर तो उसमें से भी वो लोग परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर उनको यहाँ पर आकर अच्छा लगता है या फिर उनको मज़ा आता है, प्रोबेबली दे वांट टू सी द एंटायर प्लानिटेरियम, तो हो सकता है वो लोग वापस से आएँ और अपने इनफैक्ट फैमिली मेम्बर्स को भी लेकर आ सकते हैं। सो ये सारे फैक्टर्स आपको कंसिडर करने होंगे और उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर प्राइस कोट करना चाहिए। डेफिनेटली अगर अपन सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर्स को देखेंगे तो 10,000 रुपीज़ अपने को कोट कर देना चाहिए, राइट। बट उसके अलावा इस तरह के सारे फैक्टर्स कंसिडर करेंगे अपने रिकमेंडेशन के अंदर। एक बार आईसीआई का सोल्यूशन अपन देख लेते हैं। सो आईसीआई ने भी सिंपली पहले यही लिखा है कि 10,000 जो रनिंग कॉस्ट है अपना शो का, वो अपने को यहाँ पर इंक्रीमेंटल कॉस्ट बेयर करना पड़ रहा है, सो दैट शुड बी आवर मिनिमम कोट। और फिक्स कॉस्ट एलोकेट किया जा रहा है इसलिए वो इररेलेवेंट हो जाते हैं। बट उसके बाद उन्होंने ये सारे फैक्टर्स को मेंशन किया है जो अपने को कंसिडर करने चाहिए। सबसे पहले सूवेनिर शॉप कैफेटेरिया जो अपन ने बोला, इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर रेवेन्यू, तो वो लोग वापस से आ सकते हैं, पेरेंट्स को लेके आ सकते हैं, विच विल इंक्रीज आ फ्यूचर रेवेन्यू। एंड देन देर इज अनदर पॉइंट जो अपन ने मिस आउट कर दिया, वो ये है, आर दीज कॉस्ट लिंक्ड विद द स्पेशल शोइंग दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द ₹10,000 वेरिएबल कॉस्ट नंबर। वो अपने को क्वेश्चन के अंदर कुछ बोला नहीं है, ये एक एडिशनल पॉइंट है जो आप मेंशन कर सकते हैं। ये पॉइंट में मेंशन ये किया है कि अगर ऐसी कोई कॉस्ट है जो कि स्पेशल शो के लिए रेलेवेंट हो जाती है, जो कि 10,000 में इंक्लूड नहीं की गई है, तो अपने को उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर वो ह्यूमन साइड वाला पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है कि एजुकेशनल मिशन है, अपने को स्टूडेंट्स के बेटरमेंट के लिए शो को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, होस्ट करना चाहिए, और अपन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस मिशन में, राइट। सो ये एक्सीलेंट वे है कि अपन स्टूडेंट्स को एक्सपोज करें विथ द साइंस एंड प्लानिटेरियम, और इस तरह का इंफॉर्मेशन उनके अंदर अपन लोग लेके आ सकते हैं। सो ये सारे फैक्टर्स हैं जो इनको कंसिडर करने चाहिए। एंड एट लास्ट दे हैव गिवन द कंक्लूजन, जहाँ पर उन्होंने बोला है ओवरऑल द बेस्ट प्राइस टू चार्जेस अनक्लियर एंड रिक्वायर सम जजमेंट, जिसमें उनको ये देखना होगा फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स दोनों मिलकर क्या अपने को हिंट देते हैं और अपने को उनको कंसिडर करते वक्त किस तरह का डिसीजन लेना चाहिए, राइट। सो ये आपका कंक्लूजन हो जाता है। डेफिनेटली आंसर थोड़ा सा आपको लग सकता है कि वेग है, क्योंकि अपने को फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दी नहीं है। अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली लिख सकते हैं कि रनिंग कॉस्ट इज 10,000, फिक्स कॉस्ट इज 0, क्योंकि वो इररेलेवेंट हो जाता है, तो आपका मिनिमम प्राइस इज 10,000, ये आपको कोट करना चाहिए। बट उसके अलावा इन्होंने इतनी सारी जो बात की है, स्पेशली ये वाला जो पॉइंट अपन ने मिस आउट भी कर दिया था
ये वाला पॉइंट जो है कि ऐसा कोई कॉस्ट है जो कि इंक्लूड नहीं किया गया 10,000 में, विच इज़ रिलेटेड और लिंक टू दिस स्पेशल शो, ये वाला जो पॉइंट है ये एक्चुअली एक एडिशनल पॉइंट है जो शायद किसी के दिमाग में ना आए, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आप अगर कॉस्ट मेंशन कर रहे हो तो वो सारी की सारी कॉस्ट ही आप मेंशन करोगे जनरली, बट आप ये पॉइंट लिख सकते हो। उसमें इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, एग्जाम्पल में इन्होंने बोला है कि कोई ओवर टाइम प्रीमियम तो इनको पे नहीं करना पड़ेगा। सो ये भी आपका पॉइंट एक हो जाता है। और फिर ये एजुकेशनल मिशन वाला पॉइंट इनफैक्ट लास्ट में लिखने की जगह आपको सबसे पहले लिखना चाहिए, शोइंग द ह्यूमन साइड। ओके, सो ये आपका आंसर हो जाता है टू क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे, उसको आप एक बार रीड कीजिए और फिर अपन उसको सॉल्व करते हैं। तो आई थिंक आपने रीड कर लिया होगा इस क्वेश्चन को, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कलर पेंट्स नाम का मैन्युफैक्चरर है इंडस्ट्रियल डाइज का, उसको एक स्पेशल ऑर्डर रिसीव हुआ है 200 kgs ऑफ अ पाउडर डाई का। इस पाउडर डाई को बनाने के लिए उसको कस्टमाइज करना पड़ेगा और कुछ मटेरियल्स रिक्वायर्ड होंगे। सो मटेरियल A, B, C और D रिक्वायर्ड है। उसके यूनिट्स कितने रिक्वायर्ड है उसका डेटा अपने को दिया हुआ है। कितने अपने पास ऑलरेडी अवेलेबल है वो भी अपने को पता है। उसका बुक वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू और रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी अपने को दिया हुआ है। मटेरियल बी का इन्फॉर्मेशन है कि वो यूज़ किया जाता है रेगुलरली इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डाइज। तो अगर अपन कुछ भी यूज़ करेंगे इस जॉब ऑर्डर में तो फिर अपने को रिप्लेस करना पड़ेगा टू मीटर अदर प्रोडक्शन डिमांड्स। इन्वेंट्री सी और डी को एक्सेस में परचेज किया था पहले, तो उनका कुछ यूज़ नहीं है। मटेरियल सी का तो कुछ भी यूज़ नहीं है। मटेरियल डी को अपन यूज़ कर सकते हैं एज अ सब्सटीट्यूट फॉर मटेरियल जेड। मटेरियल जेड के 700 यूनिट्स को अपन परचेज कर सकते हैं एट द रेट 11 पर यूनिट, और इसको सब्सटीट्यूट करने के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं 500 यूनिट्स ऑफ डी जो अपने पास अवेलेबल है। मटेरियल जेड का क्वांटिटी इनके पास अवेलेबल कुछ भी नहीं है अभी एट प्रेजेंट। अपने को एनालाइज करना है रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो इस 500 यूनिट्स को आप एक्चुअली कर लीजिए 600 यूनिट्स ऑफ डी। इसको आप कर लीजिए 600 यूनिट्स ऑफ डी और फिर अपन चलते हैं सोल्यूशन पे। मटेरियल ए अपने को परचेज करना पड़ेगा, अपने पास अवेलेबल क्वांटिटी इसकी 0 है, तो डेफिनेटली जितना रिक्वायरमेंट है उसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आ जाएगा इसका रेलेवेंट कॉस्ट। 2000 यूनिट्स रिक्वायर्ड है और 8 रुपीज़ पर यूनिट का अपने को रिप्लेसमेंट कॉस्ट दिया हुआ है, तो 2000 इंटू 8 आता है आपका 16,000। मटेरियल भी अपने पास अवेलेबल है कुछ क्वांटिटी, पर वो रेगुलरली यूज़ किया जाता है, इसलिए अपना रेलेवेंट कॉस्ट वहाँ पर कौन सा हो जाता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। आई होप आपको याद आया होगा अपनी वो टेबल से। सो मटेरियल बी का जो रेलेवेंट कॉस्ट है वो है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये है फॉर द अवेलेबल नंबर ऑफ यूनिट्स।
जो अपने पास अवेलेबल नहीं है उसको स्पेसिफिकली परचेज करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी अपन मल्टीप्लाई किससे करेंगे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट से ही। तो टोटल 3000 क्वांटिटी अपने को रिक्वायर्ड है और रिप्लेसमेंट कॉस्ट अपने को दिया है 10 रुपीज़ का। सो 3000 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये आता है आपका 30,000। मटीरियल्स ही आपके पास अवेलेबल है बट उसका कुछ यूज़ नहीं है, तो अपन उसको सेल करके रियलाइज़ कर सकते हैं उसकी वैल्यू को। उसका रियलाइजेबल वैल्यू अपने को दिया हुआ है 9 रुपीज़ पर यूनिट। तो 1400 अपने पास अवेलेबल है, उसको अपन सेल करेंगे अगर 9 रुपीज़ पर यूनिट से, तो अपने को उतना रियलाइज़ हो जाएगा और वो अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाता है यहाँ पर। ओके, सो 1400 इंटू 9 वो आता है आपका 12,600। बचा हुआ जो क्वांटिटी आपको चाहिए विच इज़ 2000 माइनस 1400, तो ये 600 क्वांटिटी आपको अभी भी परचेज करना पड़ेगा। इसको आप परचेज करोगे डेफिनेटली रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे, तो 600 इंटू 14 करोगे और आपका आ जाएगा 8400 रुपीज़। ओके, अब बचता है मटेरियल डी, जिसमें आपको कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा वेदर टू सेल इट एंड रियलाइज द वैल्यू और वेदर टू सब्सटीट्यूट इट फॉर मटेरियल जेड। जो भी ज़्यादा रहेगा वो अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगा। सो अगर अपन सेल करते हैं फॉर 12 रुपीज़ पर यूनिट और 600 यूनिट से अपने, तो 600 इंटू 12 करेंगे, ये आता है 7200। ये आता है 7200। बट वहीं पे अगर अपन मटेरियल Z के 700 यूनिट्स को सब्सटीट्यूट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो अपना वहाँ पर Z का कॉस्ट क्या रहता है, 700 इंटू 11, 7700। उस 7700 के अगेंस्ट में अपन इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, राइट। तो 7200 या फिर 7700, विच एवर इज हायर, वो अपना बन जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। तो यहाँ पर आ जाता है 7700। ओके, सो आपने मटेरियल ए, बी, सी और डी चारों का निकाल लिया, ये आपके हो गए रेलेवेंट कॉस्ट। अपने को क्वेश्चन में पूछा है एनालाइज द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल वाइल डिसाइडिंग वेदर टू एक्सेप्ट द ऑर्डर और नॉट। तो अपन ने ये एनालिसिस दिखा दिया रेलेवेंट कॉस्ट का, मटेरियल, उसका रीज़न कि उसका कॉस्ट क्या लेना चाहिए और फाइनली उसका कॉस्ट। यह हो गया आपका सोल्यूशन। इसको आप एक बार कर लीजिए नोट और फिर अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा इस आंसर को और फिर अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को आप एक बार पढ़िए और फिर अपन इसको डिस्कस करते हुए इसका सोल्यूशन लिखेंगे।
सो आई थिंक आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा। यहाँ पर भी अपने को मिनिमम प्राइसिंग का ही क्वेश्चन पूछा है। डीजल नाम का एक कंपनी है जो कि एंगेज्ड है इन मैन्युफैक्चरिंग केमिकल प्रोडक्ट्स। ये यूज़ करता है केमिकल्स को जो कि कुछ मूविंग है, कुछ स्लो मूविंग है और कुछ नॉन मूविंग है। तो इनके पास 10 यूनिट्स ऑफ नॉन मूविंग टॉक्सिक केमिकल है जिसका बुक वैल्यू 2400 है, रियलाइजेबल वैल्यू 3500 है और रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज 4200। एक कस्टमर है इस फर्म का जिन्होंने बोला है 10 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट आप हमको प्रोवाइड करो जिसमें इस नॉन मूविंग केमिकल के 10 यूनिट्स कंज्यूम हो जाएंगे। बाकी के जो कॉस्ट है वो अपने को बताएं। एलोकेटेड ओवरहेड एक्सपेंसेस 16 पर यूनिट है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस 50 पर यूनिट है, लेबर कॉस्ट 40 पर आवर लगेगी और 1 यूनिट बनाने में 2 घंटे रिक्वायर्ड रहेंगे। अदर मटेरियल कॉस्ट अपने को 80 पर यूनिट बताई है। लेबर फोर्स जो अपने को रिक्वायर्ड है इस प्रोडक्शन में उसको अपन डिप्लॉय करेंगे अपने परमानेंट एम्प्लॉयज़ में से, और इस टेम्प्रेरी डिप्लॉयमेंट की वजह से अपना कोई कंट्रीब्यूशन का लॉस नहीं होता है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ नहीं है। अपने को रेकमेंड करना है मिनिमम प्राइसिंग, उसके रीजंस अपने को बताना है और उसके बाद अपने को प्राइसिंग पॉलिसी सजेस्ट करना है जो कि परफेक्ट कंपटीशन में यूज़ कर सकता है। तो इसका जो पार्ट सी है यहाँ पर आप चैप्टर 7 का रेफरेंस दे दीजिए। पार्ट सी में पार्ट ए और पार्ट बी अपन सॉल्व करते हैं। सिंपल अपना सोल्यूशन है। तो सबसे पहले तो नॉन मूविंग टॉक्सिक केमिकल जो अपने पास है उसका और कुछ यूज़ नहीं है, यानी कि अपने को उसको करना पड़ता रियलाइज, और रियलाइजेबल वैल्यू अपने को दी है 3500, राइट। तो आपका रेलेवेंट कॉस्ट 3500 का हो जाता है। अवेलेबल एंड नॉट यूज्ड आपका रीज़न हो गया, राइट। सो यहाँ पर आप रीज़न में सिर्फ इतना नहीं लिखेंगे, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। नॉन मूविंग टॉक्सिक केमिकल इज अवेलेबल एंड इट इज़ नॉट यूज्ड and hence it could be realized, but if it is used in this special order then it cannot be realized and the realizable value becomes the opportunity cost for this order. So ये आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे। allocated overhead expense अपना allocation होता है इसलिए वो हो जाता है irrelevant, आप इतना सा लिखेंगे तो भी चल जाएगा। out of pocket expense अपन स्पेसिफिकली इनकर करते हैं और इसलिए वो हो जाता है relevant, तो वो अपना 50 रुपीज़ पर यूनिट दिया है। 10 यूनिट से तो 50 इंटू 10 500। लेबर कॉस्ट अपने परमानेंट एम्प्लॉयज़ में से है इसलिए वो पेमेंट फिक्स्ड हो जाता है और इसलिए अपने लिए हो जाता है इररेलेवेंट। प्लस वहाँ पर अपना कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी नहीं है क्योंकि कोई कंट्रीब्यूशन का लॉस हो नहीं रहा है उसके टेम्प्रेरी डिप्लॉयमेंट की वजह से, तो ये भी ज़ीरो हो जाता है। अदर मटेरियल कॉस्ट को भी अपन स्पेसिफिकली आउट ऑफ पॉकेट इनकर कर रहे हैं, वो भी हो जाता है अपने लिए रेलेवेंट। वो अपने को 80 रुपीज़ पर यूनिट दिया है, उसको इंटू 10 कर देंगे, ये आ जाएगा 800। आपका मिनिमम प्राइस आ गया 4800 रुपीज़। इसको पर यूनिट आप निकाल सकते हैं, वो आ जाएगा 480 रुपीज़। ओके, सिंपल सा सोल्यूशन था। एक बार ICAI का आंसर दिखा देता हूँ और फिर आपको नोट करने के लिए टाइम दे दूंगा। सो पहले यहाँ पर जो आंसर 3 था जिसको अपन ने एक टेबल फॉर्म में किया था उसको इन्होंने पैराग्राफ फॉर्म में किया हुआ है जहाँ पर उन्होंने पूरा डिटेल दिया हुआ है, एक एक चीज़ के बारे में उन्होंने बड़ा चढ़ाकर लिखा है और सारा इन्फॉर्मेशन जो अपन ने दिया हुआ है अपने आंसर में उसको बड़ा चढ़ा के अगर आप लिखते हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करते हो, तो आप इस तरह से अपना सोल्यूशन बना सकते हो। उसके बाद ये है आपका पार्ट 4 जहाँ पर अपन ने दोनों पार्ट को, पार्ट ए और पार्ट बी को साथ में कर लिया था। यहाँ पर उन्होंने पार्ट ए को अलग से किया, उनका मिनिमम यूनिट प्राइस 480 आता है। उसके बाद इन्होंने पूरा एनालिसिस दिया है सबसे पहले मटेरियल का कि वो क्यों रियलाइजेबल वैल्यू अपने को यहाँ पर कंसिडर करनी चाहिए और बाकी सारी अपन क्यों इग्नोर कर रहे हैं। तो इसको आप एक बार रीड कीजिएगा, इसमें बहुत ही बड़ा चढ़ाकर बात की गई है। लेबर कॉस्ट में भी बहुत डिटेल में इन्होंने बताया है। फिर ये लोग थोड़ा सा लाइन पे आते हैं, एलोकेटेड ओवरहेड्स और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को इन्होंने डायरेक्टली सीधे लिख दिया है। दीज आर एक्सपेंसेस दैट आर इनकर्ड टू मीट द प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट, additional variable expenses that need to be incurred in pricing, included in pricing। फिर अदर मटेरियल कॉस्ट को भी इन्होंने सेम चीज़ लिख दी है। सो इस तरह से आप अपना आंसर लिखेंगे, एक एक चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जो टेबल फॉर्म में अगर आप लिखना चाहते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दीजिए इन द रीजनिंग कॉलम, इन द एक्सप्लेनेशन कॉलम, बट डेफिनेटली आपको पॉइंट से मूव नहीं होना है, पॉइंट पर ही रह के आपको बात करनी है। अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर पुटअप नहीं करनी है। सो जैसे कि यहाँ पर एक ये इसका एग्जांपल लेता हूँ कॉस्ट ऑफ मटेरियल का। इन्होंने क्या लिखा है वो अपन देख लेते हैं।
सबसे पहले बोला है रेलेवेंट एंड हेंस इंक्लूडेड एट रियलाइजेबल वैल्यू, फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया है हैज़ 10 यूनिट्स ऑफ नॉन मूविंग केमिकल, फिर अपने को क्वेश्चन से इन्फॉर्मेशन उठाया यहाँ पर वुड बी द सैलवेज वैल्यू ऑफ द केमिकल हैड इट बीन सोल्ड बाय डीजल इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट टू मीट द करंट ऑर्डर, दिस रिप्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द फर्म हेंस इंक्लूडेड। यहाँ तक अपना आंसर हो जाना चाहिए था, बट इन्होंने बोला है बुक वैल्यू वुड रिप्रेजेंट द कॉस्ट एट विच इन्वेंट्री हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स, सम कॉस्ट है और इग्नोर करेंगे। रिप्लेसमेंट कॉस्ट करंट मार्केट प्राइस है, और ये रेलेवेंट तभी होगा जब अपने को इसको वापस से परचेज करना हुआ, इसको यूज़ नहीं कर रहे अपन रेगुलरली, इसलिए रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज ऑल्सो इग्नोर्ड फॉर प्राइसिंग। तो ये एक्चुअली पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन, अगर अपने को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भरना हुआ आंसर में तो अपन इस तरह से लिखेंगे आंसर को, अदरवाइज वी शुड स्ट्रिक्टली स्टिक टू दिस पॉइंट यहाँ तक, जहाँ पर अपन लोग सिर्फ बता रहे हैं कि अपन क्यों यूज़ कर रहे हैं रियलाइजेबल वैल्यू। सो ये आपका आंसर हो जाता है, इसको आप एक बार कर लीजिए नोट, और फिर अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो देखा आपने नोट कर लिया होगा इस आंसर को। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को आप एक बार कर लीजिए रीड, और फिर अपन इसको डिस्कस करते हुए सोल्यूशन को देख लेते हैं।
तो आई थिंक आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। गोल्डन पैसिफिक एयरलाइंस लिमिटेड की बात करिए, पहले पैराग्राफ में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कंपनी की इन्फॉर्मेशन दी है। अपन सीधे मेन पॉइंट पे जाते हैं। GP022 नाम की फ़्लाइट है जिसका इन्फॉर्मेशन इन्होंने दिया है। ये एक इनकम स्टेटमेंट बनाया जहाँ पर उनको लॉस दिखाई देता है। सो उन्होंने रेवेन्यू, वेरिएबल एक्सपेंस बताया, उसके बाद स्पेसिफिक फ्लाइट एक्सपेंसेस बताया। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपने को दिया है वो ये है कि फ़्लाइट क्रू का जो सैलरी है वो अपन फिक्स्ड पेमेंट करते हैं एनुअली, और फ्लाइट असिस्टेंट्स का सैलरी जो होता है वो फ्लाइट के बेसिस पर पे किया जाता है। बैगेज लोडिंग एंड फ्लाइट प्रिपरेशन एक्सपेंस एक ग्राउंड क्रू की सैलरी का और ग्राउंड इक्विपमेंट के डिप्रिसिएशन का एलोकेशन है। लाइबिलिटी इंश्योरेंस का जो अमाउंट दिया है उसका जो 1/3 पोर्शन है वो स्पेशल चार्ज है जो अपन ने GP022 फ्लाइट के अगेंस्ट दिया हुआ है। ये इंश्योरेंस कंपनी ने स्पेसिफिकली इसलिए असेस किया है क्योंकि उनके हिसाब से डेस्टिनेशन जो है फ्लाइट का वो हाई रिस्क एरिया है। हैंगर पार्किंग फ़ी एक स्टैंडर्ड फ़ी है जो कि चार्ज की जाती है फॉर एयरक्राफ्ट एट ऑल द एयरपोर्ट्स। अगर फ्लाइट GP022 अपन ड्रॉप करते हैं तो गोल्डन पैसिफिक के पास में ऐसा कुछ ऑथराइजेशन नहीं है अभी कि वो रिप्लेस कर पाए इसको किसी दूसरी फ्लाइट से। तो अपने को यहाँ पर एनालाइज करना है वेदर वी शुड ड्रॉप द फ्लाइट और नॉट। चलते हैं अपने सोल्यूशन के ऊपर, बट सोल्यूशन पे जाने के पहले आपको इस इनकम स्टेटमेंट के थ्रू कंपेयर करा देता हूँ कौन सा कॉस्ट अपने लिए रेलेवेंट है और कौन सा इररेलेवेंट है। तो कंट्रीब्यूशन तो अपन ले लेंगे, उसके पहले का तो सब कुछ वेरिएबल है, चाहे टिकट रेवेन्यू हो या फिर वेरिएबल एक्सपेंसेस हो। उसके बाद फ्लाइट एक्सपेंसेस जो स्पेसिफिक अपने को दिए हुए हैं उसमें से फ्लाइट क्रू का सैलरी इज़ अ फिक्स पेमेंट, इट इज़ एन एनुअल पेमेंट एंड अ फिक्स पेमेंट, अपने को पे करना ही पड़ेगा। सो 1,70,000 क्योंकि अपना फिक्स पेमेंट है वो अपने इस फ्लाइट के डिसीजन के लिए हो जाता है इररेलेवेंट। तो अगर अपन इस फ्लाइट को ड्रॉप कर देंगे तो भी 1,70,000 पे करना है, इसको कंटिन्यू रखेंगे तो भी पे करना है, वो हो जाता है इररेलेवेंट, राइट। अगर अपन फ्लाइट असिस्टेंट्स को पे करते हैं फ्लाइट बेसिस पे, तो अगर अपन फ्लाइट ड्रॉप कर देंगे ये पेमेंट अपना बंद हो जाएगा, बट अगर अपन फ्लाइट को कंटिन्यू रखेंगे तो ये पेमेंट अपना चलता रहेगा, राइट। तो अपन अगर बात करें कि अपन इस फ्लाइट को कंटिन्यू रख रहे हैं तो अपनी कौन कौन सी कॉस्ट इनकर होगी स्पेसिफिकली इस फ्लाइट के लिए, उसका कैलकुलेशन करते हैं। सो कंट्रीब्यूशन आपका आएगा 5,88,000 का। फ्लाइट क्रू की सैलरी को आप इररेलेवेंट करके हटा दोगे, फ्लाइट असिस्टेंट्स को आप यहाँ पर रखोगे, 31,500 का कॉस्ट वहाँ पर आपको माइनस करना पड़ेगा। बैगेज लोडिंग एंड फ्लाइट प्रिपरेशन एक्सपेंसेस एंड एलोकेशन तो वो भी आपका हो जाता है इररेलेवेंट क्योंकि आप इस फ्लाइट को कंटिन्यू नहीं करोगे तो भी वो कॉस्ट तो इनकर जहाँ पर हो रहा है वहीं पे हो ही रहा है। ओवरनाइट कॉस्ट फॉर फ्लाइट क्रू एंड असिस्टेंट्स एट डेस्टिनेशन, तो अगर फ्लाइट चलेगी तो ही वो लोग डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे और वहाँ पर उनको ओवरनाइट स्टे करना पड़ेगा। सो उसका कॉस्ट तभी लगेगा अगर आपका फ्लाइट अभी भी कंटिन्यू रहता है तो उसका 12,600 आपके लिए हो जाता है रेलेवेंट। एयरक्राफ्ट का फ्यूल, तो ये फ्यूल तभी आप परचेज करोगे, इसको यूज़ करोगे तब जब भी आपका फ्लाइट चलेगा, तो फ्लाइट चलेगा तो ही इनकर होगा। सो 2,38,000 इज रेलेवेंट अगेन। डेप्रिसिएशन ऑन एयरक्राफ्ट इज बेस्ड ऑन ऑब्सोलेसेंस, तो वो डेफिनेटली आप इग्नोर करोगे क्योंकि आप एयरक्राफ्ट अगर चलाते हो, यूज़ करते हो या नहीं चलाते हो तो भी आपका डेप्रिसिएशन लगने ही वाला है, राइट। तो वो आपके लिए इररेलेवेंट हो जाता है। लाइबिलिटी इंश्योरेंस आपको 1,47,000 का दिया हुआ है, बट इसमें से 1/3 स्पेसिफिकली इस फ्लाइट के लिए चार्ज होता है, बाकी जनरल चार्जेस है। तो 147 का जो 1/3 होता है वो ही आप यहाँ पर कंसिडर करोगे क्योंकि ये फ्लाइट आपका अगर कंटिन्यू हुआ, लाइबिलिटी इंश्योरेंस का जो 1/3 पोर्शन है वो स्पेसिफिकली आप सिर्फ इस फ्लाइट के लिए इनकर करोगे, अदरवाइज आप बाकी ही करोगे। सो इसका 1/3 होता है 49,000 और वो 49,000 आपका यहाँ पर रेलेवेंट हो जाएगा। अगर आप फ्लाइट चलाओगे तो ही उसका प्रमोशन करोगे तो फ्लाइट प्रमोशन भी अपने लिए हो जाता है रेलेवेंट 28,000 से। और हैंगर पार्किंग फ़ी जो है वो एक स्टैंडर्ड फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी, तो वो 7,000 भी अपने लिए हो जाता है रेलेवेंट। और इस तरह से अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका नेट गेन या नेट लॉस निकल के आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आपके लिए कर रखी है। जैसा मैंने अभी आपको बोला डिस्कशन में वैसा का वैसा अपने यहाँ पर लिया हुआ है। तो सबसे पहले फ्लाइट प्रमोशन ले लिया है, फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट ले लिया है, लाइबिलिटी इंश्योरेंस का 1/3 पोर्शन ले लिया है, सैलरीज ऑफ फ्लाइट असिस्टेंट्स ले लिया है और अपना ओवरनाइट स्टे कॉस्ट भी ले लिया है। सो नेट गेन निकल के आता है 2,28,900 का। ओके,
इसके पहले अपन एक बार देख लेते हैं आईसीआई ने किस तरह से इसको सॉल्व किया है। सो आईसीआई ने पूरा डिटेल में वर्ड फॉर्म में एक्सप्लेनेशन लिखते हुए इसका सोल्यूशन किया है और उसके बाद इन्होंने टेबल बनाई है। तो एक एक कॉस्ट के बारे में जैसा अभी अपन ने डिस्कशन किया ना, उसके बारे में इन्होंने वर्ड में लिख दिया, पैराग्राफ वाइज लिख दिया और फिर इन्होंने ये कैलकुलेशन शो कर दी। इनका भी नेट गेन 2,28,900 ही आता है। ओके, और लास्ट में आप यहाँ पर कंक्लूजन देख सकते हो। हाउएवर इट यील्ड्स अ नेट गेन ऑफ 2,28,900। अपने को इस फ्लाइट को कंटिन्यू करना चाहिए, राइट। तो इस तरह से आपको कंक्लूजन लिखना पड़ेगा, ये टेबल बनाना होगा और उसके पहले आपको पूरा डिस्कशन जो अभी अपन ने ओरली किया वो आपको लिखना होगा अपने खुद के वर्ड्स में। ओके, सो आप इसको नोट कर लीजिए एक बार, फिर अपन लास्ट क्वेश्चन जो अपना पेंडिंग है उसके ऊपर मूव करते हैं। तो आई थिंक आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हो कितना ज़्यादा बड़ा है। इसको आप रीड कीजिए, अच्छे से रीड कीजिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है बट बहुत ज़्यादा लैंग्वेज दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर अपने एग्जाम में आ जाते हैं, अगर, जो कि जनरली पॉसिबल नहीं है कि इस तरह का क्वेश्चन वो लोग एग्जाम में दे, इतना बड़ा क्वेश्चन देने का बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटी है। बट अगर आ जाते हैं तो उसको मैनेज कैसे करना है, तो क्विकली उसको रीड करना है, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है अपन उसको नोट करते जाएंगे। सो जब मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा तो आपको इस बारे में बताते जाऊंगा।
काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, आई होप आपने रीड कर लिया हो पूरा। और अपन इसको एक बार क्विकली डिस्कस कर लेते हैं, साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे अपने को छांटना है, इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं। सबसे पहले क्वेश्चन फटाफट से पढ़ते हैं। आदित्य ग्रुप एस्टैब्लिश कभी हुआ, ठीक है, उसके अंदर 2 सब्सिडरीज है, सब्सिडरी AUS लिमिटेड एंड ANZ लिमिटेड। इसको अपन ने फटाफट से हाईलाइट कर लिया। 200% सब्सिडरीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है। ANZ लिमिटेड केटर करता है टू रेगुलर डेली ब्यूटी एंड ग्रूमिंग रिक्वायरमेंट्स, जिसका वाइड रीच है विद इन मार्केट। फैक्ट्रीज आर लोकेटेड विद इन इंडिया, सोल्ड टू होलसेलर्स हु सप्लाई दीज प्रोडक्ट्स टू द रिटेल मार्केट। उसके बाद ANZ लिमिटेड से ये लोग कुछ प्रोडक्ट्स परचेज करता है, AUS लिमिटेड भी। तो ये 2 डिपार्टमेंट की तरह वर्क करते हैं, आपस में एक दूसरे को सेलिंग भी करता है। आदित्य ग्रुप का सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग सेटअप है, तो जो पॉलिसी डिसीजंस होते हैं वो सेंट्रलाइज्ड बेसिस पे लिए जाते हैं, चाहे वो AUS के लिए हो या फिर ANZ के लिए हो। दोनों कंपनीज AUS लिमिटेड और ANZ लिमिटेड को सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए रखा गया है। अपने बारे में बताया, अपन एक असिस्टेंट मैनेजर है फाइनेंस एंड अकाउंट्स में, और थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया है अपन किसके साथ वर्क करते हैं। फिर अपने को बताया गया है इस सिचुएशन के बारे में जिसके बारे में अपने को सोल्यूशन लिखना है। तो यहाँ से अपना मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अपने को पूछा है कि एक क्लाइंट आया, एक नया कस्टमर आया, जिसके लिए अपने को कोटेशन तैयार करना है, और अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशन रहेगा उसके साथ। ओके, सो ये क्विकली हाईलाइट किया अपन ने ये 3 पॉइंट्स को। और फिर अपने को बताया गया है कि ड्यू टू द एक्सपेक्टेड लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप जो अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस कस्टमर के साथ में, वो चाहते हैं कि लोएस्ट पॉसिबल प्राइस को अपन कोट करें। तो ये क्वेश्चन किसका है? मिनिमम प्राइसिंग डिसीजन का। यहाँ से अपने को ये भी समझ में आ गया। देयरफॉर ओनली द रेलेवेंट कॉस्ट शुड बी कंसिडर्ड टू अराइव एट द कोट। तो डेफिनेटली मिनिमम प्राइसिंग वैसे ही निकालते हैं। फिर अपन ने डिपार्टमेंट्स को मेल भेजा टू गेट द इंफॉर्मेशन। सबसे पहले प्रोडक्शन मैनेजर का इन्फॉर्मेशन आया, अपने को कौन सा मटेरियल चाहिए। मटेरियल DX चाहिए, उसके 40 टन्स ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड रहेगा। मटेरियल रेगुलर यूज़ में है, AUS लिमिटेड रेगुलरली यूज़ करता है, तो अपने को करंट परचेज प्राइस दिया हुआ है 380 पर टन, 380 पर टन। तो डेफिनेटली अपने लिए अगर मटेरियल अपने पास अवेलेबल है और रेगुलरली यूज़ किया जाता है, या फिर अपने पास अवेलेबल नहीं है फिर भी रेगुलरली यूज़ किया जाता है, तो एनीवेज इन बोथ द सिनेरियोज अपने को उसको परचेज करना ही पड़ेगा। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ही अपने लिए हो जाता है रेलिवेंट। तो 380 रुपीज़ पर टन के हिसाब से अपना रेलिवेंट कॉस्ट निकलता है, और 40 टन्स का रिक्वायरमेंट है, तो 40 × 380 अपना कॉस्ट हो जाता है यहाँ पर DX का, राइट। उसके बाद अपने को बोला है कि कंपोनेंट्स के बारे में 4000 कंपोनेंट्स चाहिए, जो अपन एक्सटर्नली परचेज कर सकते हैं 15 रुपीज़ पर कंपोनेंट के रेट से। बट ये अपन ANZ से भी परचेज कर सकते हैं। ANZ इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए वेरिएबल कॉस्ट इनकर करता है 8 रुपीज़ पर यूनिट, और ANZ के पास सफिशिएंट कैपेसिटी है कि वो 2500 कंपोनेंट्स तो अपनी नॉर्मल एक्सटर्नल कस्टमर्स के डिमांड को हैम्पर किए बगैर 2500 कंपोनेंट्स तो ये लोग बना सकते हैं। बट बाकी के 1500 कंपोनेंट्स इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए 50,000 रुपीज़ का एक्सटर्नल सेल्स फॉरगो करना होगा। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स का रेट अपने को दिया हुआ है 40%। तो अगर 50,000 का सेल्स है तो 20,000 मेरा कंट्रीब्यूशन बैठता है यहाँ पर। और यहाँ पर इन्होंने बोला है कि AUS लिमिटेड ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला कि 2500 ANZ से खरीदेगा, 1500 एक्सटर्नली खरीद लेगा। वो पूरा का पूरा 4000 एक ही जगह से खरीदना चाहता है। उसके बाद अपने को लेबर का इन्फॉर्मेशन दिया है, जहाँ पर अपने को बताया 2000 आवर्स चाहिए अपने को हाई स्किल्ड लेबर के, और ये लेबर जो है उसको अपन करंटली पे करते हैं 5 रुपीज़ पर आवर के बेसिस पे। जो हाई स्किल्ड लेबर है वो शॉर्ट सप्लाई में है, और उसको अपन इंक्रीज़ नहीं कर सकते शॉर्ट टर्म में। और लेबर एंगेज्ड है अभी उस प्रोडक्ट G को मैन्युफैक्चर करने में, जिसमें 4 घंटे का लेबर रिक्वायर्ड रहता है, और 4 घंटे में अपने को 1 यूनिट मैन्युफैक्चर होता है प्रोडक्ट G का। 1 यूनिट से अपने को मिलता है कंट्रीब्यूशन 24 रुपये का। सो मेरे को पर आवर भी पता चल जाता है, 24 डिवाइडेड बाई 4 पर आवर मेरे को कंट्रीब्यूशन मिल रहा है 6 रुपये का। उसके बाद अपने को मशीन का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पर। तो उन्होंने बोला है ये तो आप हायर कर सकते हो 15,000 में, या फिर आप इसको परचेज कर सकते हो 50,000 में, बाद में आप सेल कर देना 30,000 में, या फिर आप 50,000 में परचेज करो, उसमें 5,000 का मॉडिफिकेशन करो और बाद में उसको यूज़ करो एक ऐसी मशीन की जगह पे जो आप 45,000 में वैसे भी परचेज करने वाले थे।
फिर अपने को अलग से बताया कि ऑपरेटिंग कॉस्ट जो रहेगा मशीन का वो अपन अलग से इनकर करेंगे, वो रहेगा 12,000 रुपीज़ का। सुपरवाइज़र कॉस्ट अपने को बताया, उसको एनुअल सैलरी पे करते हैं 50,000 और उसके पास सफिशिएंट कैपेसिटी है कि वो सुपरविजन कैरी आउट कर सकता है, तो अपना यहाँ पर रेलेवेंट हो जाता है ये कॉस्ट। बट मैनेजर को अपन बोनस पे कर रहे हैं 5,000 फॉर एडिशनल वर्क, तो 5,000 अपने लिए रेलेवेंट हो जाता है। डेवलपमेंट टाइम का इन्फॉर्मेशन दिया है, इस कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से रिसोर्स अपने को रिक्वायर्ड है वो पता लगाने के लिए 15 घंटे अपन ने डेवलपमेंट टाइम इनकर किया, जिसमें अपना 30,000 का कॉस्ट ऑलरेडी लग चुका है। फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट अपने को दे रखी है, अपने इररिलेवेंट है, पढ़ भी नहीं रहे। फिर बोला है रेलेवेंट कॉस्ट के हिसाब से आप बताओ कि आपका मिनिमम प्राइसिंग क्या रहेगा और उसका रीज़न भी दो, और उसके बाद आपको बताना है कि रेलेवेंट कॉस्ट से अगर आप प्राइस सेट करते हो तो 2 प्रॉब्लम बता दो। चलते हैं सोल्यूशन पे। तो सबसे पहले तो मिनिमम प्राइसिंग का क्वेश्चन है। मटेरियल डीएक्स अपने पास अवेलेबल है 5 टन अपने पास अवेलेबल है, बाकी का अवेलेबल नहीं है। तो जो अवेलेबल है वो भी रेगुलरली यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए भी जो रेलेवेंट कॉस्ट है वो तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट ही है, और जो परचेज़ करना है वो एनीवेज रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे परचेज़ करना है। तो अपने पास रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो दी हुई है वो रेलेवेंट हो जाती है, तो उसको यूज़ करते हुए कैलकुलेशन करते हैं। $40 टन चाहिए और रिप्लेसमेंट कॉस्ट दी है 380, तो 40 इंटू 380 आप करोगे तो आएगा 15,200। ओके, सो 15,200 आपका यहाँ पर कॉस्ट आ जाता है मटेरियल डीएक्स का। उसके बाद कंपोनेंट्स में आपको एवेल्युएट करना पड़ेगा कि आपको बाहर से परचेज करना है या फिर आपको ANZ से परचेज करना है। तो इसमें मैंने बनाया एक नोट, ANZ से अगर अपन परचेज करते हैं तो उसका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 8 रुपये, बट उसके अलावा वो 50,000 रुपये का सेल्स को फॉरगो करता है, जिस पे उसका 40% कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, राइट। सो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनता है, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 20,000 का, और उसका वेरिएबल कॉस्ट वैसे भी 8 रुपये का है ही पर यूनिट, तो 4,000 यूनिट चाहिए अपने को, उस पर 8 रुपये का वेरिएबल कॉस्ट, तो वो आया 32,000, 20,000 का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो टोटल आया आपका 52,000। ये 52,000 को आप 4,000 से डिवाइड करोगे तो आपको पर यूनिट मिल जाएगा, वो आया 13 रुपीज़, और परचेज प्राइस जो अपना एक्सटर्नल मार्केट का है वो 15 रुपीज़ है, तो डेफिनेटली आप ANZ से परचेज करना चाहोगे 13 में, राइट। सो यहाँ पर अपना 13 रुपीज़ के हिसाब से आता है 52,000। उसके बाद डायरेक्ट लेबर में अपने को बोला है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपना यहाँ पर आता है प्रोडक्ट जी का, राइट। उससे अपन 1 यूनिट से 24 का कॉन्ट्रीब्यूशन अर्न करते हैं, और उसमें अपन 4 घंटे लगाते हैं लेबर के, तो 1 घंटे में अपन 6 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन अर्न कर सकते हैं, और अपन उसको पे कितना कर रहे हैं 5 रुपीज़ पर आवर। तो अपने यहाँ पर कॉस्ट हो जाता है 5 + 6 विच इज़ वॉट 11 रुपीज़ पर आवर। अपने को कितने घंटे चाहिए उसके, सो वी रिक्वायर 2,000 आवर्स, 2,000 इंटू 11 करेंगे तो आ जाएगा 22,000। ओके, उसके बाद स्पेशलिस्ट मशीन में अपने पास अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है। इनफैक्ट अपने पास 3 ऑप्शन है वहाँ पर, या तो अपन हायर कर लें, या फिर परचेज करके बाद में सेल कर दें, या फिर परचेज करके मॉडिफाई कर दें। तो हायर अगर करते हैं तो 15,000 का पड़ता है अपने को, परचेज करते हैं तो 50,000 में परचेज करेंगे, 30,000 में सेल करेंगे, तो ये आएगा डिफरेंशियल 20,000 का। बट अगर अपन परचेज करते हैं 50,000 में, उसमें मॉडिफिकेशन इनकर करते हैं 5,000 का, तो अपना 55,000 आ जाता है, और इसको अपन अब यूज़ कर सकते हैं फॉर अ मशीन जो अपन वैसे भी परचेज करने वाले थे फॉर 45,000। तो डिफरेंस आता है अपना सिर्फ और सिर्फ 10,000 का, तो मॉडिफिकेशन वाला ऑप्शन अपने को ज़्यादा सही लग रहा है। सो ये 10,000 अपन यहाँ पर ले लेते हैं, वो अपने लिए हो जाते हैं रेलेवेंट कॉस्ट। मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट अपन स्पेसिफिकली आउट ऑफ पॉकेट इनकर करते हैं, इसलिए वो रेलेवेंट है 12,000 का। सुपरविजन तो वो फिक्स सैलरी है, अपन उसको एनुअल पेमेंट करते हैं, वो अपने लिए हो जाता है इररेलेवेंट। बट अपन ने जो उसको बोनस दिया है वो स्पेसिफिकली पे किया है इसी जॉब के लिए, इस एडिशनल वर्क के लिए, वो है 5,000 रुपये। 5,000 रुपये। डेवलपमेंट टाइम अपन ऑलरेडी लगा चुके हैं, अब अपन एक्सेप्ट करें या नहीं करें। वी हैव ऑलरेडी इनकर्ड द कॉस्ट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट टाइम, जो अपन ने 30,000 रुपये इनकर किया है। बट अगर अपन इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो भी अपना ये कॉस्ट इनकर हो चुका है टू जस्ट इवैल्यूएट कि अपने को कौन कौन सा रिसोर्स यहाँ पर चाहिए, तो वो एक्चुअली हिस्टोरिकल कॉस्ट है और अपने लिए हो जाता है इररेलेवेंट। और जो जनरल ओवरहेड कॉस्ट है वो तो एब्जॉर्ब किया जाता है, इसलिए वो भी हो जाता है इररेलेवेंट। तो आपका कॉस्ट आता है 1,16,200। ओके, सो 1,16,200 आपका यहाँ पर रेलेवेंट कॉस्ट आ गया। आपको एक बार ICAI के सोल्यूशन पे लेके चलता हूँ।
बट उसके पहले अपने को यहाँ पर पूछा है 2 प्रॉब्लम बताओ अगर रेलेवेंट कॉस्ट के हिसाब से अपन सेट करते हैं अपने प्राइस को। सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उससे रेगुलर रिलेशनशिप बन सकता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन सकता है। तो अगर अपन उसको शुरू में मिनिमम प्राइस कोड कर रहे हैं, बाद में अगर उसको बढ़ाते हैं तो वो डेफिनेटली उस कस्टमर को लगेगा कि इन्होंने प्राइस बाद में क्यों बढ़ाई, और वो अपनी कंपनी से परचेज नहीं करना चाहेगा। सेकेंडली, अगर अपन ने उसको मिनिमम प्राइस कोड करी तो ये वाला पॉइंट अपन ऑलरेडी पहले एक क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि अपने जो ऑलरेडी बायर्स हैं, जो ऑलरेडी अपने कस्टमर्स हैं, उनको अगर पता चला तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे कि हमने उनको नॉर्मल प्राइसिंग पे सेल किया है और इसको रेलेवेंट प्राइसिंग पे सेल किया है, रेलेवेंट कॉस्ट को यूज़ करते हुए प्राइसिंग पे सेल किया है। तो डेफिनेटली वो चीज़ भी हैम्पर करता है। तो ये 2 प्रॉब्लम है जो यहाँ पर राइज हो सकते हैं। अब इन दोनों प्रॉब्लम्स को आपको फैला के लिखना है, उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन डालना है, बट ये 2 बेसिक प्रॉब्लम्स है। उसके बाद अपने को बिजनेस सिचुएशन 2 भी दी हुई है, वो भी एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पर अपने को बोला है कि आपको जो 4 टाइप ऑफ क्वालिटी कॉस्ट है, प्रिवेंशन, अप्रेजल, इंटरनल फेलियर, एक्सटर्नल फेलियर, वो आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो, इसका आपको एग्जाम्पल देना है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी प्राइमरी एक्टिविटी में ये आपका एग्जाम्पल बैठेगा। तो इसका आप आंसर क्या कर सकते हो, चारों जो आपकी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, प्रिवेंशन, अप्रेजल, इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर, उसके हिसाब से आप कोई सा भी वैल्यू चेन में से एग्जाम्पल सेट कर सकते हो, कोई सा भी आप फिट करो और अकॉर्डिंगली एग्जाम्पल बना सकते हो। तो इसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले अपने को प्रिवेंशन कॉस्ट पता है। सो प्रिवेंशन कॉस्ट अपन प्रिवेंट करने के लिए इनकर करते हैं, और वो इनकर अपन कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, या तो अपन मटेरियल जो अपन रिसीव कर रहे हैं उसके इंस्पेक्शन में कर सकते हैं, या फिर उसके अलावा अपनी जो मशीनरी है उसमें भी अपन प्रिवेंशन कॉस्ट इनकर कर सकते हैं, राइट। तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम अराइज होने के पहले अपन उसको प्रिवेंट कर पाएंगे। ये होता है TPM वाला तरीका। सो आप TPM को यूज़ करो और आप मशीन में कोई फेलियर ना हो उसके प्रिवेंशन के लिए आप वहाँ पर कॉस्ट इनकर करो। सो ये आप कैसे कम कर सकते हो अगर आप TPM यूज़ करोगे। तो ये आपका फर्स्ट सोल्यूशन हो गया और फर्स्ट प्राइमरी एक्टिविटी भी हो गया। सेकंड इज अप्रेजल कॉस्ट। तो अप्रेजल कॉस्ट में तो अपन इनकर करते हैं टू डिटरमाइन कि अपने को क्वालिटी स्टैंडर्ड पे सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसमें आपका आ जाता है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में आप ये देख सकते हो कि आपने जो मटेरियल बना लिया है और उसको जब आप सप्लाई कर रहे हो तो उसके बीच में आप अप्रेजल यहाँ पर लगा सकते हो, अप्रेजल कॉस्ट इनका कर सकते हो टू चेक कि आपका मटेरियल सही से मैन्युफैक्चर हुआ है या नहीं हुआ है, उसके अंदर कोई क्वालिटी प्रॉब्लम या डिफेक्ट तो नहीं है। ओके, सो यह हो गया आपका अप्रेजल कॉस्ट। इसको आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो, बाय यूजिंग 6 सिग्मा। तो ताकि आपका मैन्युफैक्चरिंग में ही क्वालिटी प्रॉब्लम्स आए ना, पहले से आप अवॉइड कर पाओ ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। इंटरनल फेलियर में हो सकता है कि अगर ऑपरेशन के वक्त कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो उसकी वजह से आपके इंटरनल फेलियर्स बढ़ेंगे। तो इंटरनल फेलियर को कम करने के लिए आप TQM यूज़ कर सकते हो, 6 सिग्मा यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपका आता है एक्सटर्नल फेलियर। एक्सटर्नल फेलियर में आपके सर्विसेज वाला जो पार्ट है, लास्ट वाला, वो सर्विसेज आप सर्विसेज जैसे कि अपन रिप्लेसमेंट करना या फिर रिटर्न को हैंडल करना, ये वाली सर्विसेज को आप अवॉइड कर सकते हो अगर आपका एक्सटर्नल फेलियर कम हो जाएगा। तो इसके लिए आपको डेफिनेटली फिर से 6 सिग्मा यूज़ करना चाहिए। तो 6 सिग्मा, TQM, ट्रेनिंग आप दे सकते हो अपने वर्कर्स को। तो अगर आप ट्रेनिंग दोगे तो ऑपरेशंस में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो इस तरह से आपको अपना आंसर लिखना होगा। इसमें आप एक्चुअली कोई सा भी एग्जाम्पल सेट कर सकते हो, आपके जो भी दिमाग में है। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया जो मैंने लिया है, बट आपके दिमाग में जो भी आएगा वहाँ पर आप एग्जाम्पल सेट कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये आपका हो जाता है सोल्यूशन इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका मैं आपको ICAI वाला सोल्यूशन एक बार दिखा देता हूँ। सो उन्होंने सबसे पहले तो स्टेटमेंट बनाया हुआ है यूजिंग द रेलेवेंट कॉस्ट, उसका एक्सप्लेनेशन इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, अपन ने साइड में कर लिया था। सो यहाँ तक उनका एक्सप्लेनेशन चल रहा है। अपन लोग हमेशा इस तरह से कर लेते हैं टेबल के अंदर ही, राइट। अब डेफिनेटली ICAI ने बहुत एक्सप्लेन करते हुए लिखा है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर 2 प्राइसिंग इश्यूज जो बताया वो यही है कि प्रॉफिट रिपोर्टिंग और प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर वर्क। तो प्रॉफिट रिपोर्टिंग में तो इन्होंने ये बोला है कि अपन जब भी प्रॉफिट रिपोर्ट करते हैं तो अपन टोटल कॉस्ट को लेके करते हैं ना, यानी कि अपने रेवेन्यू में से अपन टोटल कॉस्ट जो इनकर कर रहे हैं उसको माइनस करते हैं तो अपना प्रॉफिट आता है। रेवेन्यू में से जब अपन माइनस करते हैं इस रेलेवेंट कॉस्ट को तो अपना प्रॉफिट दिखता है। बट अगर अपन जब टोटल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो वो हो सकता है कि प्रॉफिट कम दिखे या फिर अपना लॉस में चले जाए। तो फिर अगर अपने को एक्सप्लेन करना पड़ा मैनेजमेंट को कि ये लॉस क्यों दिख रहा है तो वो एक प्रॉब्लम हो सकता है। और उसके अलावा प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर वर्क तो है ही, जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है
कि कस्टमर को अपन बाद में किस प्राइस पे बेचेंगे। अगर अपन ने प्राइस जो सेट करी शुरू में फर्स्ट ऑर्डर में वो सबसे कम है, तो बाद में अपन बढ़ाएंगे कैसे। ओके, सो ये एक प्रॉब्लम है, ये अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, उसके बारे में इन्होंने पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। फिर इन्होंने यही लिया है प्रिवेंशन में, इन्होंने ऑपरेशंस ले रखा है, जहाँ पर इन्होंने एक्चुअली मशीनरी का ही बोला है, मशीनरी यहाँ पर इन्होंने बोला है कि मशीनरी के लिए ये लोग यूज़ कर रहे हैं टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पोटेंशियली फॉल्टी प्रोडक्ट्स बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड देयरफॉर रिड्यूस गारंटी क्लेम्स। अप्रेजल में इन्होंने आउटबाउंड की जगह पे इनबाउंड लॉजिस्टिक्स लिया है और एग्जांपल में लिया है TQM। इंटरनल फेलियर में इन्होंने लिया है ऑपरेशंस ही और बोला है कि ट्रेनिंग दे सकते हैं अपन एम्प्लॉयज़ को, और एक्सटर्नल फेलियर में सर्विस को ही लिया है इन्होंने। तो इस तरह से आप अपना आंसर लिख सकते हो और आपका यहाँ पर चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर नंबर 6 डिसीजन मेकिंग इज़ नाउ कंप्लीट। एंड ये जो 4 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हुए हैं अदर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस में, ये आपको खुद से करके लाना है, ये होमवर्क क्वेश्चंस है। इसका जो आंसर है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसको डिस्कस नहीं करूंगा, इसका आंसर डायरेक्टली शेयर करूंगा आपके साथ में कल के लेक्चर में, और कल अपन जाएंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, प्राइसिंग डिसीजन। ओके, सो बाय गाइस, सी यू टुमारो।